नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश खोजा आप सबका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी एकदम बढ़िया हो, स्वस्थ हो और अच्छे से अपना अध्ययन कर रहे हैं। आपने मेरे साथ सामाजिक विज्ञान पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। आपकी पाठ्य पुस्तक चल रही है समकालीन भारत फर्स्ट, जो कि आपको पता ही है भूगोल विषय से संबंधित है। और इसका अध्याय क्रमांक हम 2 पढ़ रहे हैं। नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। यानी कि इस पूरे अध्याय के दौरान हम भारत के भौतिक स्वरूप से संबंधित बातें करेंगे। आपने पिछले वीडियोज के दौरान पिछला वीडियो जो आपने देखा है, तो अगर आपने अच्छे से उसको देखा है तो मैंने इसे पूरे चैप्टर का, यानी कि जो भारत का भौतिक स्वरूप है, इस पूरे चैप्टर का सारांश उस वीडियो के दौरान आपको बता दिया है कि इस पूरे अध्याय में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि भारत को 6 भौतिक विभागों में बांटा गया है। जो 6 भौतिक विभाग हैं, उन 6 भौतिक विभागों की हमने पहले वीडियो में आपके सामान्य सी चर्चाएं कर ली है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पहले भारत के भौतिक स्वरूप हिमालय पर्वतीय प्रदेश की। तो हम बात करेंगे हिमालय पर्वत की। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिमालय पर्वत कहां पर है? जैसा कि आपने पढ़ रखा है कि भारत को 6 भौतिक स्वरूपों में विभाजित किया गया है। उनमें से सबसे पहला आता है हिमालय पर्वतीय प्रदेश, दूसरा आता है उत्तरी मैदान, तीसरा आता है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा आता है महान भारतीय मरुस्थल, पांचवा आता है तटीय मैदान और छठवां आते हैं द्वीप समूह। उनमें से पहला पहला कौन सा है? हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि ये विश्व का सबसे युवा पर्वत है। यानी कि विश्व में जितने भी पर्वत उत्पन्न हुए हैं, उन पर्वतों में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला पर्वत है युवा पर्वत। और ये भूगर्भिक दृष्टि से एक अस्थिर पर्वत है। और ये स्थिर पर्वत की संकेत क्या मिलते हैं कि इस क्षेत्र में भूकंप की घटनाएं सर्वाधिक देखने को मिलती है। जैसे जैसे आप उत्तराखंड में कई बार भूकंप देखते हैं, नेपाल में भूकंप देखते हैं, आपके सिक्किम, कश्मीर घाटी या फिर आपके ये भूटान वाले क्षेत्रों में, यहां पर आपके बहुत सी भूकंप की घटनाएं देखने को मिलती है, जो इस बात की ओर इशारा करती है कि ये आपके भूगर्भिक दृष्टि से एक स्थिर क्षेत्र है। इसके आंतरिक भागों में ऐसी कुछ हलचलें हो रही है जो इसके भाग पर आपके हिमालय क्षेत्र में कंपन पैदा करती है और वही भूकंप कहलाते हैं। तो ये आपके भूगर्भिक दृष्टि से युवा है और संरचनात्मक रूप से ये मुड़े हुए पहाड़ हैं। अब मुड़े हुए पहाड़ कैसे हैं भाई? जब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ तो देखिएगा, यहां पर देखिएगा कुछ आपके प्लेटों की हलचल, आपके कुछ यहां पर देखो क्या कि जब यहां पर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ तो यहां पर जो चट्टानें थी, उन चट्टानों में मोड़ पड़ गए, वलन पड़ गए, और वलन पड़ते हुए हिमालय का निर्माण हुआ है। इस वजह से इन्हें कहा जाता है कि ये मुड़े हुए पर्वत हैं। जब आप कक्षा 11th में जाकर पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि भाई मुड़े हुए पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, इनकी निर्माण प्रक्रिया कहां पर पढ़ोगे? जब आप कक्षा 11th में जाएंगे, कला संकाय लेंगे और भूगोल विषय का अध्ययन करेंगे, यानी कि कला संकाय लेंगे और उसमें भूगोल विषय को सिलेक्ट करेंगे, तब जाकर आपको पता चलेगा कि भाई मुड़े हुए पर्वतों का निर्माण कैसे होता है। उस समय वहां पर निर्माण की पूरी प्रक्रिया हम पढ़ते हैं कि भाई यहां पर किस प्रकार से निर्माण होता है इनका। ठीक है, वहां पर विशेष रूप से आप हिमालय की निर्माण प्रक्रिया को तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और अगर कोई जानने का इच्छुक है तो हमारे इसी चैनल पर आपके कक्षा 11th के वीडियोस पढ़े हैं भूगोल के, वहां जाकर आराम से देखना कि भाई वलित पर्वतों का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, हाँ, लेकिन उसके लिए आपको पहले 9th क्लास पढ़ना चाहिए। ठीक है, हाँ, जब आपके ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहे होते हैं ना, उस समय आप आराम से ऐसे देखना कि भाई मेरा इंटरेस्ट इस विषय में है, चलो मैं यूट्यूब पर जाऊं और मैं देखूं कि भाई आपके वलित पर्वतों का निर्माण कैसे हो रखा है। कक्षा 11th की भूगोल विषय तो उसमें हमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, तो ऐसी बातें आप वहां पर जाके देखना। ठीक है, अब देखिएगा भारत की उत्तरी सीमाओं के सारे फैले हुए हैं। अब देखो हिमालय पर्वत कहां पर फैला हुआ है। जैसे आपने मानचित्र देखा था, उस मानचित्र में आपने देखा कि भाई जो इस प्रकार का जो भारतीय क्षेत्र है, इस भारतीय क्षेत्र में आपके हिमालय का विस्तार कहां पर है? तो हिमालय का विस्तार इस भारतीय क्षेत्र में यहां पर उत्तरी सीमा के सारे एक चापाकार आकृति में, इस प्रकार से हिमालय कहां फैला हुआ है? भारत की उत्तरी सीमा के सारे सारे फैला हुआ है। उत्तरी सीमा कौन सी है भाई? देखो, चीन से उत्तरी सीमा लगती है, उत्तरी सीमा नेपाल भूटान से लगती है, कुछ सीमा आपके अफगानिस्तान से लगती है और कुछ इधर उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान से लगती है। तो इन सीमाओं के सारे इधर आपके हिमालय का विस्तार आपको देखने को मिलता है। अब ये हिमालय आपके नदियों की तरफ से देखेंगे तो यहां पर आपके सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक ये फैला हुआ है। अब सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक कैसे फैला हुआ है? तो हिमालय से मैंने आपको बताया कि बहुत सी नदियों का उद्गम होता है। यहाँ पर भाई जो बर्फ जमी हुई है, उस बर्फ के पिघलने की वजह से नदियां उत्पन्न हुई है। अब यहां से देखो, एक सिंधु नदी का उद्गम होता है। सिंधु नदी इस प्रकार से बहती जाती है, लद्दाख से इस प्रकार से बहते हुए फिर ये पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। नदी कौन सी है? ये सिंधु नदी है। इसी प्रकार से तिब्बत वाले क्षेत्र में यहां पर आपके नदी उद्गम होती है, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, या जिसे आपका आज कहते हैं आपके दिहांग नदी। और ये दिहांग नदी इस प्रकार से बहते हुए भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में प्रवाहित होती हुई ये नदी चली जाती है आपके आपके बंगाल खाड़ी की तरफ। ठीक है, ये नदी आपके कहलाती है
ब्रह्मपुत्र नदी, या इस ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम दिया जाता है दिहांग नदी। तो इन दोनों नदियों के बीच में हिमालय का विस्तार है, यानी कि हिमालय के जो आपके पश्चिम की तरफ, जो सबसे पश्चिम की तरफ नदी है वो सिंधु नदी है, और सबसे पूर्व की तरफ की जो नदी है वो नदी आती है आपके ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि इन दो नदियों के बीच में हिमालय का विस्तार पाया जाता है। फिर हम बात करें तो ये हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में से एक पर्वत श्रृंखला है। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं देखेंगे ना, भारत ही, विश्व की, भारत की तो है ही है, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई वाली पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला है, यानी कि विश्व में हिमालय से ऊंची कोई भी पर्वत श्रृंखला है ही नहीं। हाँ, हिमालय से लंबी पर्वत श्रृंखला जरूर है, जैसे दक्षिण अमेरिका में एक एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो हिमालय से अधिक लंबी है, यानी उसकी क्षैतिज लंबाई अधिक है, लेकिन अगर आप लंबवत इसकी ऊंचाई देखेंगे ना तो हिमालय से ऊंची कोई पर्वत श्रृंखला नहीं है। हिमालय की आकृति कैसी है? चापाकार आकृति में। चाप कैसे होता है? जैसे जैसे आप गणित में पढ़ते हो कि भाई आपका ये वृत्त होता है, ये वृत्त होता है, इस वृत्त का एक भाग अगर आप काट कर अलग रखते हैं, जैसे इस भाग को यहां से यहां तक काट के अलग रखते हैं, तो आप देखते हैं कि इस प्रकार की आकृति मिलती है। इस आकृति को क्या कहा जाता है? चाप कहा जाता है। या कह सकते हैं कि चापाकार आकृति कैसी होती है? तलवार के जैसी आकृति। तलवार कैसी होती है भाई? तलवार इसी प्रकार से तो आपके थोड़ी सी मुड़ी हुई रहती है भाई, यहां से आपने पकड़ रखा है तलवार को और इस प्रकार से आपकी ये मुड़ी हुई है, तो भाई हिमालय की भी कहते हैं कि भाई इसी प्रकार से तलवार के समान फैला हुआ है, यानी कि इसे आप चापाकार आकृति या तलवार के समान आकृति भी कह सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार की आकृति रहती है। आपने जैसे यहां पर हिमालय इस प्रकार से फैला हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से तलवार की आकृति के समान। इसकी आप लंबाई देखेंगे भाई, देखो तलवार के समान फैला हुआ है। यहां पर कौन सी नदी है? सिंधु नदी है, और यहां पर कौन सी नदी है? ये ब्रह्मपुत्र नदी है। इन दो नदियों के बीच में फैला हुआ है, और यहां पर इसकी लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई आती है इनकी 2400 किलोमीटर, यानी कि 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई आती है। सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में इसकी जो चापाकार आकृति है, तलवार के समान आकृति में हिमालय फैला हुआ है, उसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। फिर आप इसकी चौड़ाई देखेंगे तो चौड़ाई इसकी 400 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक मिलती है। अब ये कैसे? अब ये देखिएगा, जो ये वाला भाग है, यहां पर कौन सा क्षेत्र आता है? यहां पर आ जाता है आपका कश्मीर वाला भाग। कौन सा भाग आ जाता है? कश्मीर, लद्दाख, ये क्षेत्र आता है। जो आपके सिंधु नदी की तरफ वाला भाग, यानी कि जो पश्चिमी भाग है, वो कश्मीर, पंजाब, आपके कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड, ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाला भाग आता है। और सुदूर पश्चिम में कौन सा आता है? कश्मीर का भाग आता है। और जो सुदूर पूर्व की तरफ है, यहां पर कौन सा क्षेत्र आता है? यहां पर आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। जब आप इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो इस कश्मीर वाले भाग में तो इसकी चौड़ाई आ जाती है 400 किलोमीटर। कश्मीर वाले भाग में इसकी चौड़ाई कितनी आ जाती है? 400 किलोमीटर इसकी चौड़ाई आ जाती है। और अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाएंगे तो इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी? इसकी चौड़ाई कम होते होते 150 किलोमीटर रह जाएगी। यानी कि जब आप हिमालय में पश्चिम से लेकर पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो इसकी चौड़ाई घटती जाएगी, यानी कि पहले इधर पश्चिम की तरफ हिमालय इतना चौड़ा है 400 किलोमीटर, जैसे जैसे पूर्व में जाएंगे इसकी श्रृंखलाएं आपको इस प्रकार से मिलती हुई दिखेगी, और ये 150 किलोमीटर तक की चौड़ाई आपको देखने को मिलेगी अरुणाचल प्रदेश से। यानी कि कश्मीर में इतनी अधिक चौड़ाई है, कितनी है भाई? इतनी अधिक चौड़ाई कश्मीर में मिलती है। फिर आप लगातार चौड़ाई कम होते होते अरुणाचल प्रदेश में केवल इतनी सी चौड़ाई रह जाएगी, जो मात्र 150 किलोमीटर रहने वाली है। ठीक है, इसका जो पूर्वी आधा भाग है वो उसमें अधिक ऊंचाई है, यानी कि जो आपका पूर्वी भाग है इसमें आधे भाग में अधिक ऊंचाई है, और पश्चिमी आधे भाग की तुलना में, यानी कि जो पूर्वी आधा भाग है, पूर्वी आधा भाग कौन सा? जो यहां पर सिक्किम और नेपाल वाला भाग है, यहां पर इसकी ऊंचाई अधिक है, जो पूर्वी आधा भाग कहलाता है। तो इसमें पश्चिमी आधे भाग की तुलना में, अब देखिएगा कैसे, यहां पर आपको मैं एक मानचित्र के माध्यम से दिखाता हूं, जो हम इसकी ऊंचाई अधिक कहां पर है। ठीक है, देखो ये आपका भारतीय क्षेत्र है, ये इस प्रकार से आप भारतीय क्षेत्र को देख पाएंगे। ये नेपाल, ये सिक्किम, ये आपके पूर्वांचल वाले क्षेत्र। ये इस प्रकार का आपको भारत का मानचित्र दिखाई देता है। ठीक है, कुछ कुछ इस प्रकार से आपका ये इस प्रकार की आकृति भारत की है। ठीक है, अब इसमें हिमालय का विस्तार कहां पर है? तो हिमालय का विस्तार आप देखते हैं कि ये वाला भाग यहां पर आपके हिमालय का है, यहां पर आपके हिमालय विस्तृत है।
ये क्या है, हिमालय का विस्तार यहां पर पाया जाता है। अब जब हिमालय का विस्तार पाया जाता है ना, तो अब हिमालय का ये कौन सा भाग है, ये हिमालय का कौन सा है, पूर्वी भाग है। और ये भाग कौन सा आता है, हिमालय का पश्चिमी भाग है। ये कौन सा है, पश्चिमी भाग है। पश्चिमी भाग में यहां पर सिंधु नदी है, पूर्वी भाग में वहां पर ब्रह्मपुत्र नदी है। अब हम यहां पर बात करते हैं हिमालय के ऊंचाई की। तो हिमालय की ऊंचाई कहां पर आती है, जो पूर्वी आधा भाग, इधर पूर्वी आधा भाग कौन सा, ये वाला भाग, यानी कि जहां पर नेपाल और सिक्किम वाला भाग, यानी एक तो नेपाल देश और एक भारत का सिक्किम राज्य, इस क्षेत्र में हिमालय की ऊंचाई सबसे अधिक है। यानी कि जो ये पश्चिमी भाग है, इसकी तुलना में भी यहां पर नेपाल और सिक्किम वाले क्षेत्र में हिमालय की ऊंचाई सर्वाधिक है। इसमें आप देखेंगे कि देखो हिमालय की कुछ ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं। जैसे यहां पर नेपाल में आपको विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट मिलेगी। सिक्किम में, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मिलेगी, उसका नाम आपके आपके रहेगा, जैसे भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो काराकोरम पर्वत श्रेणी की है, जो केटू गोडविन ऑस्टिन है, जो हिमालय का भाग नहीं है। लेकिन यहां पर आपको कंचनजंगा पर्वत चोटी मिलेगी सिक्किम में, जो हिमालय की भारत में अवस्थित हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, वो काराकोरम में। तो इस प्रकार से ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां यहां पर मिलती है। अर्थात जो ये पूर्वी भाग है, जो पूर्वी मध्य भाग है, पूर्वी आधा भाग है, यानी कि असम अरुणाचल प्रदेश से पहले का इधर आपके नेपाल सिक्किम वाला, ये पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक ऊंचा है। ठीक है, अब बात करते हैं हिमालय का विभाजन। अब हिमालय का एक एक विभाजन करते हुए चलते हैं। पहले हमने भारत का विभाजन किया, उसमें से एक हिमालय को उठाया। अब हिमालय का सामान्य अध्ययन करने के बाद में इस हिमालय का विभाजन करते हैं। तो हिमालय को देखो तीन समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जा सकता है। जैसे जैसे यहां पर आप ये मानचित्र देख पा रहे हैं, इस मानचित्र में आप देखते हैं कि जो ये पूरा भाग आपको ब्राउन कलर में और ये जो रेखाएं दिखाई दे रही है, वो सारी हिमालय की रेखाएं हैं। अब इसमें केवल ये वाला भाग छोड़ दो आप, कौन सा, ये जो मैं आपको भाग दिखा रहा हूं, ये वाला भाग आप छोड़ दो, जिसे हम कहते हैं, ये जो यहां पर आपके एक रेखा खींच रहा हूं मैं, ये काराकोरम पर्वत श्रेणी। ये क्या है, काराकोरम पर्वत श्रेणी है, जो कि हिमालय का भाग नहीं है। एक जिस प्रकार से हिमालय अलग से पर्वतमाला है, उसी प्रकार से काराकोरम श्रेणी एक अलग से पर्वतमाला है। बाकी यहां पर देख पा रहे हैं लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, फिर यहां पर आपको ये पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, विभिन्न प्रकार की आपको श्रेणियां दिखाई दे रही है। जितनी ये रेखाएं हैं, ये सभी श्रेणियां हैं। तो मोटे तौर पर इसको महान हिमालय, निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय में बांटा जाता है। और इसका जो सबसे उत्तरी भाग है वो क्या है, महान हिमालय। फिर आपका मध्य हिमालय या आपके लघु हिमालय, या उसे कहते हैं निम्न हिमालय। इसे क्या नाम दिया जाता है, इसे आप लघु या मध्य हिमालय भी कह सकते हैं। फिर आपके जो सबसे दक्षिण में आता है उसे क्या कहते हैं, शिवालिक हिमालय, या उसे दक्षिणी हिमालय कहते हैं। तो इस प्रकार से ये तीन आपके प्रमुख आपके श्रेणियां मानी जाती है हिमालय की। अब देखो इसमें आपको विशेषताएं क्या देखने को मिलती है, यहां पर देखो ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां मिलेगी। जैसे जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट दिखाई देता है, जो नेपाल में है। भारत में यहां पर कंचनजंगा देखने को मिलता है। नेपाल में आपको मकालू मिलता है। नेपाल में आपको अन्नपूर्णा मिलता है। ठीक है, ये आपको अन्नपूर्णा पर्वत चोटी मिलती है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको धौलागिरी मिलती है। यहाँ पर आपको नंदा देवी पर्वत मिलता है। यहाँ पर कामेट पर्वत मिलता है। नंदा देवी और कामेट दोनों भारत के उत्तराखंड में अवस्थित हैं। इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में यहाँ पर आपको लद्दाख वाले क्षेत्र में आपको नंगा पर्वत मिलता है। ठीक है, आपके काराकोरम पर्वत श्रेणी में आपको केटू पर्वत चोटी मिलती है। काराकोरम में आपको राकापोसी पर्वत चोटी मिलती है। जो ये केटू और राकापोसी है, ये दोनों हिमालय के भाग नहीं है, ये काराकोरम पर्वत श्रेणी के। जैसे यहां पर देखो बहुत सी पर्वत श्रेणी है, जैसे हिमालय पर्वत श्रेणी है, इसकी विभिन्न श्रृंखलाएं कौन सी है, तो इसकी महान हिमालय, निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय। इसी प्रकार से यहां पर एक पर्वत श्रेणी है कुनलुन पर्वत श्रेणी, जो हिमालय से अलग है। यहां पर आपके हिंदू कुश पर्वत श्रेणी, वो भी हिमालय से अलग है। और एक आपके सुलेमान पर्वत श्रेणी, ये भी हिमालय से अलग है। लेकिन ये कुनलून, हिंदुकुश और सुलेमान, ये तीनों ही भारत में अवस्थित नहीं है, इनका भारत से संबंध नहीं है। लेकिन यहां पर एक पर्वत श्रेणी है काराकोरम, जो भारत में फैली हुई है। तो भारत से संबंधित कौन सी है, काराकोरम और एक हिमालय। और ये दोनों के दोनों आपके पामीर की ग्रंथि से जुड़ी हुई है। ठीक है, इस प्रकार से पामीर की ग्रंथि से जुड़ी हुई यहां पर कुनलून, हिंदुकुश, सुलेमान, काराकोरम और हिमालय है, जिनमें से काराकोरम और हिमालय दो पर्वत श्रृंखलाएं भारत से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर इन पर्वत श्रेणियों के बीच में यहां पर बहुत सी घाटियां भी मिलेगी। जाहिर सी बात है भाई, दो पर्वत श्रेणियां हैं तो उनके बीच में आपके कुछ समतल भाग होगा, वो घाटी कहलाता है। ठीक है, ये भी मिलेगी। घाटियों के अलावा यहां पर आपको कुछ दर्रे भी मिलेंगे। दर्रा क्या होता है, दर्रा जानते हो आप क्या होता है, देखिएगा दर्रा क्या होता है, दो पर्वतों के बीच में आने जाने का जो मार्ग होता है वो दर्रा कहलाता है। जैसे जैसे आपका एक पर्वत ये है, एक पर्वत ये है, इन दोनों के बीच में आने जाने का जैसे संकीर्ण मार्ग होता है वो दर्रा कहलाता है। ठीक है,
और दो पर्वतों के बीच का जो समतल भाग होता है वो क्या कहलाता है, वो घाटी कहलाता है। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम इस महान हिमालय की, फिर निम्न की करेंगे और उसके बाद में शिवालिक की। महान हिमालय, ये हिमालय का सबसे आंतरिक भाग है। आंतरिक भाग का मतलब ये हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है। आंतरिक का मतलब क्या है कि यह सबसे उत्तरी भाग है। इसे हिमाद्री हिमालय कहते हैं। हिमाद्री क्यों कहते हैं, क्योंकि यह हमेशा क्या रहता है, हिम आच्छादित रहता है, यानी कि हमेशा का हमेशा ये हिम से ढका हुआ रहता है, इसलिए इसे हिमाद्री हिमालय कहते हैं। सबसे उत्तरी श्रेणी, सबसे सतत श्रेणी, यानी कि बीच में इसमें गैप नहीं मिलते, ये लगातार आपके एक लंबी पर्वत श्रेणी के रूप में, यानी कि इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं है। ये आपके सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक आपके लगातार एक श्रृंखला के रूप में फैली हुई है, गैप नहीं मिलते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर से अधिक ऊंची इसमें बहुत सी पर्वत चोटियां हैं, यानी कि इसकी ऊंचाई आपके 6000 मीटर के आसपास है। 6000 मीटर से ऊंची ऊंची बहुत सी इसमें चोटियां हैं, जैसे यहां पर नंगा पर्वत है, यहां पर कामेट पर्वत है, यहां पर आपके माउंट एवरेस्ट है, मक्कालू है, या यहां पर आपके नामचा बरवा पर्वत श्रेणियां हैं। तो ये सारी की सारी 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली पर्वत श्रेणियां इसमें आपको देखने को मिलती है। यहां पर आपके प्रमुख हिमालय चोटियां भी शामिल है, जैसे मैंने आपको नाम बता रखे हैं कौन कौन से, नंगा पर्वत है, कामेट पर्वत है, नंदा देवी है, मक्कालू है, धौलागिरी है। ये आप धौलागिरी तो इसमें नहीं है, मक्कालू है, या फिर आपके नामचा बरवा है। ये ऐसी आपके प्रमुख प्रमुख पर्वत श्रेणी आपको इसमें देखने को मिलती है। फिर आप इस महान हिमालय की जो इस जो वलय है, जो महान हिमालय की वलय बोले तो जो इस प्रकार की जो चापाकार आकृति में जो फैला हुआ है ये वलय है, ये वलय आपके असममित प्रकृति की, इसमें सममिति नहीं पाई जाती, ये असममित प्रकृति की होती है। इसका जो मूल भाग है, हिमालय का जो निर्माण का जो मूल भाग है इस महान हिमालय का, वो आपके कौन सी है, ग्रेनाइट चट्टान है। कौन सी चट्टान है, ग्रेनाइट चट्टानों, इसका इस ग्रेनाइट चट्टानों से इसका मूल भाग निर्मित हुआ है, और ये हमेशा हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है, इसीलिए तो इसको हिमाद्री हिमालय कहा जाता है। अब इस श्रेणी में कई ग्लेशियर हैं। ये ग्लेशियर क्या होते हैं, इस ग्लेशियर को हिंदी में कहा जाता है हिमानी। ग्लेशियर को हिंदी में हिमानी कहते हैं, और अंग्रेजी शब्द इसका ग्लेशियर होता है, जिसे हिंदी में भी इसी प्रकार से सीधा सीधा ग्लेशियर लिखा जाता है। अब ये हिमानी क्या होता है, अब आपने एक नाम सुना होगा, झील, सुना है ना नाम। झील क्या होती है, झील आपका एक जल स्रोत होता है जिसमें पानी भरा हुआ रहता है। क्या रहता है भाई, इसमें पानी भरा हुआ रहता है। अब ये खारा मीठा कैसा भी हो सकता है, लेकिन अगर किसी आपके एक कुंड होता है, गहरा गड्ढा होता है, और एक विस्तृत गहरा गड्ढा, उसमें पानी भरा रहता है, और वो पानी वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, पूरा झील कहलाता है। इसी प्रकार से अगर आपके किसी ऐसे क्षेत्र में पानी इकट्ठा हो रखा है, और वो अगर पानी की बजाय वो बर्फ के रूप में है, बर्फ के रूप में यानी कि हिम के रूप में है, तो उसे आप हिमानी या ग्लेशियर कहते हैं। यानी कि एक ग्लेशियर क्या होता है, बर्फ का एक विशाल खंड रहता है, वो जमा हुआ रहता है बर्फ, और वो धीरे धीरे गतिशील होता है। वो ग्लेशियर या हिमानी होती है, वो धीरे धीरे उसमें हल्की सी गति रहती है। यानी कि जैसे आपका एक दिन में 1 सेंटीमीटर आगे चल गया, आधा सेंटीमीटर आगे चल गया, 5 सेंटीमीटर आगे चल गया, इस प्रकार से ग्लेशियर की ऐसे गति होती रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या होते हैं, हिमानियां होती हैं, ग्लेशियर है, बहुत सारे इसमें ग्लेशियर हैं। इन ग्लेशियरों का बर्फ पिघलता है, तो इन ग्लेशियरों से नदियों का उद्गम होता है। इनसे क्या होता है भाई, इनसे नदियां निकलती है। जैसे जैसे यहां पर आपके हिमालय में बहुत सारे ग्लेशियर हैं, जैसे यहां पर ग्लेशियर आपको मिलेंगे, सियाचिन ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर, है ना। यहां पर कौन से ग्लेशियर हैं, यहां पर एक तो ग्लेशियर है सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर। एक ग्लेशियर है यहां पर आपके बाल्टोरो ग्लेशियर। ये दो प्रमुख यहां पर ग्लेशियर देखने को मिलते हैं, जो कि आपके लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश वाले भाग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिर हम देखिएगा यहां पर कुछ ऊंची पर्वत चोटियां भी है। तो कौन कौन सी पर्वत चोटियां हैं, तो सबसे पहले आती है आपके माउंट एवरेस्ट पर्वत चोटी। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो नेपाल में अवस्थित है। ऊंचाई ये आपके 8,848 मीटर। ये क्या है, विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी, विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, जिसे आपके नेपाल में सागर माता नाम दिया जाता है। इसे नेपाल में क्या कहते हैं, इसे नेपाल में कहा जाता है सागर माता। सागर माता इसे नेपाल में कहा जाता है, यानी कि इसका हम तो क्या कहते हैं, इसे माउंट एवरेस्ट कहते हैं, जबकि नेपाल में इसे क्या कहते हैं, सागर माता। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। इसी प्रकार से एक पर्वत चोटी कंचनजंगा, जो भारत के सिक्किम में है। कहां पर है, भारत के सिक्किम में अवस्थित है कंचनजंगा, और ये हिमालय में अवस्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये क्या है, ये कंचनजंगा हिमालय में भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है।
हिमालय में भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। अब हिमालय में भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है ये कंचनजंगा। फिर आपके आती है मकालू। मकालू पर्वत चोटी, कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर। ठीक है। मकालू पर्वत चोटी नेपाल में ऊंचाई आपके 8,481 मीटर। धौलागिरी पर्वत चोटी नेपाल में ऊंचाई कितनी है? 8,172 मीटर। नंगा पर्वत, नंगा पर्वत कहां है? भारत में है। ये आपके लद्दाख वाले क्षेत्र में आता है। लद्दाख और कश्मीर वाले क्षेत्र में ऊंचाई कितनी है? 8,172 मीटर। फिर आपके आ जाता है आपके नंगा पर्वत की ऊंचाई आपके 8,126 आती है। 8,172 किसकी है? धौलागिरी की है। नंगा पर्वत जो हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी मानी जाती है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि भाई सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक हिमालय फैला हुआ है, उसमें जो सिंधु नदी वाला क्षेत्र है जो हिमालय का सबसे पश्चिमी भाग है, वहां पर आपका नंगा पर्वत है जिसकी ऊंचाई आपके 8,126 मीटर है। वहां से लेकर दक्षिण की तरफ जो सबसे पश्चिम की तरफ आपके पर्वत चोटी कौन सी आती है? सबसे पश्चिम, सबसे पूर्व की तरफ। पश्चिम में तो आपके कौन सी है? ये तो आपके हिमालय की क्या है? सबसे पश्चिमी पर्वत चोटी है। सबसे पश्चिमी पर्वत चोटी है। सबसे पश्चिमी पर्वत चोटी है। ठीक है। फिर आपकी एक पर्वत चोटी आती है अन्नपूर्णा। ये अन्नपूर्णा नेपाल में है। 8,078 मीटर ऊंचाई है। नंदा देवी, नंदा देवी भारत के उत्तराखंड में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है। कामेट पर्वत, कामेट पर्वत की हम जलवायु के दौरान चर्चा करते हैं, जल विभाजक रेखा के दौरान। इसकी ये भारत के उत्तराखंड में है। इसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। नामचा बरवा पर्वत चोटी 7,756 मीटर, और ये पर्वत चोटी है आपके अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जो आप, मैंने आपको, ये अरुणाचल प्रदेश में, और ये हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वत चोटी है। ये क्या है? ये हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वत चोटी है। जो मुख्य हिमालय श्रेणी है उसकी पूर्वी पर्वत चोटी है, यानी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी के पास में अवस्थित है। एक पर्वत चोटी है आपके गुरुला मंदाता, ये नेपाल में है। 7,728 मीटर। तो ये हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियां हैं जो भारत और नेपाल में अवस्थित है। ठीक है। हिमालय का विस्तार कहां पर है? भारत में है विस्तार, तिब्बत वाले क्षेत्र में अर्थात चाइना में है, नेपाल में है, भूटान में है। इन राज्य, इन देशों में भारत आपके हिमालय का विस्तार पाया जाता है। अब अगला हिमालय आता है निम्न हिमालय, या इसे आप मध्य हिमालय भी कह सकते हैं। इसे क्या कहा जा सकता है? इसे मध्य हिमालय भी कहा जा सकता है। इसे आप हिमाचल हिमालय भी कह सकते हैं क्योंकि इसका अधिकांश भाग हिमाचल प्रदेश में विस्तृत है। अब जो आपका हिमाद्री हिमालय यानी कि जो महान हिमालय था, उस महान हिमालय के ठीक दक्षिण में विस्तृत अवस्थित है। देखो, तो यहां पर इस प्रकार से महान हिमालय था। ये क्या था? महान हिमालय। इस महान हिमालय में जोस्कर और दौलत आपके, इसमें क्या था? जो लद्दाख श्रेणी और जोस्कर श्रेणियां थी। महान हिमालय था। इस महान हिमालय में क्या थी? एक तो थी यहां पर आपके लद्दाख श्रेणी, और एक थी आपके जोस्कर श्रेणी। कौन सी श्रेणी थी? लद्दाख श्रेणी और जोस्कर श्रेणी। ठीक है। अब इसके दक्षिण में आता है आपका महान हिमालय, यहां आपके निम्न हिमालय। इसके दक्षिण में क्या आता है? निम्न हिमालय आ जाता है। निम्न हिमालय, और इस निम्न हिमालय के अंतर्गत आपकी कुछ श्रेणी आएगी, जैसे जैसे यहां पर आएगी आपके पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, महाभारत श्रेणी। इनके हम आगे चर्चाएं करेंगे। ठीक है। तो ये आपके दक्षिण में अवस्थित है हिमाद्री हिमालय के। ये आपके मुख्य रूप से अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित चट्टानों से बना हुआ है, यानी कि अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित। परिवर्तित चट्टानें कौन सी होती है? वो कायांतरित चट्टानें कहलाती है, इनसे बना हुआ है। इसकी ऊंचाई आपके महान हिमालय से कम है, यानी कि महान हिमालय में तो आपके 6,000 मीटर के आसपास की ऊंचाई देखने को मिलती है, लेकिन इसकी ऊंचाई आपके 3,700 से लेकर 4,500 मीटर के बीच में है। अब इसकी औसत चौड़ाई इसके बीच में 50 किलोमीटर है। इसकी जो औसत चौड़ाई पाई जाती है वो कम हो जाती है, इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर तक की देखने को मिलती है। अब यहां पर एक पीर पंजाल श्रेणी है, यानी कि पीर पंजाल श्रृंखला या श्रेणी है, जो सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। किसकी? निम्न हिमालय की सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इसी प्रकार से धौलाधर और महाभारत श्रेणी यहां पर देखने को मिलती है, जो ये भी आपकी एक महत्वपूर्ण श्रेणी है। जब आप देखो हिमालय की कुछ आपको मैं श्रेणियां बता दूं। देखो, जब आप हिमालय को देखते हो ना, तो सबसे उत्तर में तो देखो सबसे पहले आपका एक काराकोरम पर्वतमाला आती है। ठीक है। जो कि आपकी एक अलग से पर्वतमाला है। उसके बाद में आपके प्रारंभ होता है हिमालय। उसके बाद में इस प्रकार से विस्तार है किसका? इस प्रकार से विस्तार है आपका हिमालय का।
वो तो हो गया आपके काराकोरम पर्वतमाला और ये हो गया आपके हिमालय पर्वतमाला। अब इस हिमालय पर्वतमाला में कुछ श्रेणियां हैं, यानी कि पर्वतमाला का अर्थ है कि पूरा एक पर्वतमाला, यानी कि पर्वतमाला कहें तब तो आपको पूरा हिमालय आ जाता है। अब इसमें अलग अलग श्रेणियां हैं। अलग अलग श्रेणियां कौन कौन सी है? इसमें एक श्रेणी आती है सबसे उत्तर में, जिसे हम कहते हैं आपके लद्दाख श्रेणी। कौन सी श्रेणी आती है भाई? लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी के बाद में कौन सी श्रेणी आती है? लद्दाख के बाद में आती है आपके जोस्कर श्रेणी। जोस्कर श्रेणी के बाद में कौन सी आती है? पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल के बाद में कौन सी आती है? धौलाधर श्रेणी। धौलाधर के बाद में कौन सी श्रेणी आती है? शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी। तो इस प्रकार से ये प्रमुख श्रेणी आपको देखने को मिलती है। जब आप अपनी पाठ्य पुस्तक निकालेंगे उसमें आपको एक मानचित्र दिखेगा, उस मानचित्र में आपको ये सारी श्रेणी आपको इस प्रकार से दिखाई दे जाएगी। ठीक है, याद रखना काराकोरम पर्वत श्रेणी एक अलग से पर्वत श्रृंखला है, ना कि हिमालय का भाग है। ठीक है, और इसी काराकोरम में आपके एक पर्वत चोटी है जिसका नाम क्या है? पर्वत चोटी जिसका नाम है केटू, जिसे आप गोडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। और ये केटू की ऊंचाई है आपके 8,611 मीटर, जो कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। और ये वर्तमान पीओके वाले क्षेत्र में है, जो भारत का एक अभिन्न अंग है, जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखो यहां पर कुछ घाटियां भी मिलती है भाई, जैसे आपके जहां पर पर्वत श्रृंखला है वहां पर घाटियां तो मिलेगी। अब यहां पर कुछ प्रसिद्ध घाटियां हैं जो हिल स्टेशनों के रूप में जानी जाती है। हिल स्टेशन क्या होते हैं? हिल स्टेशन देखो कुछ वो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं जो पर्यटकों के आकर्षक केंद्र होते हैं, जहां पर आपके शीतल और समकारी जलवायु देखने को मिलती है, और उस जलवायु का आनंद लेने के लिए आप और हम घूमने के लिए जाते हैं। वो हिल स्टेशन कौन से हैं यहाँ पर एक तो एक कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी कहां पर है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। एक है आपके कांगड़ा घाटी और एक है आपके कुल्लू घाटी। ये कांगड़ा और कुल्लू घाटियां हैं, ये दोनों के दोनों हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। अब यहां पर हिल स्टेशनों की बात करें तो कौन से हिल स्टेशन आते हैं? और देखो यहां पर देखो हिल स्टेशनों की बात करेंगे ना हिमालय में, तो यहां पर आपको मिलेंगे, ये देखो कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, मनाली घाटी, कुल्लू मनाली, या फिर आप देखें लेह, ये इसके प्रमुख हिल स्टेशन आते हैं। श्रीनगर आ जाता है। अब इसके अलावा उत्तराखंड में देखेंगे तो यहां पर देखो उत्तराखंड में मिलेंगे आपके नैनीताल। उत्तराखंड में नैनीताल, मसूरी, आपके देहरादून। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में आएंगे तो आपको मिलेगा शिमला। तो ये जितने भी क्षेत्र हैं, शिमला, नैनीताल, मनाली, कुल्लू, देहरादून, ये सभी हिल स्टेशन है हिमालय के। तो ये हिल स्टेशन आपको लगभग अधिकांश हिल स्टेशन मध्य हिमालय में देखने को मिलते हैं। फिर अब अगली श्रेणी आती है शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी क्या है? ये आपके हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है। सबसे बाहरी श्रृंखला बोले तो ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला है। हिमालय का सबसे दक्षिणी श्रृंखला या फिर सबसे दक्षिणी भाग आता है, हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला है। ठीक है, अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड पर आपको एक फोटो बताया था भाई, इसमें सबसे दक्षिणी कौन सी आती है? शिवालिक श्रेणी आती है। अब इस शिवालिक श्रेणी में चौड़ाई कितनी आती है? यहां पर चौड़ाई कम हो जाती है, इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर रहती है। ऊंचाई ऊंचाई भी इसकी कम हो जाती है। ऊंचाई कितनी रह जाती है आपके? 900 से लेकर 1100 मीटर। यानी कि जो महान हिमालय था वहां पर तो 6000 से अधिक ऊंची पर्वतों मिल रही थी। मध्य हिमालय में आए तो वहां पर आपके 3700 से लेकर 4500 किलोमीटर औसत ऊंचाई देखने को मिलती है। और शिवालिक में आते आते ऊंचाई हो जाती है 900 से लेकर 1100 मीटर। यानी कि ऐसी ऊंचाइयां मिलती है। तो यहां पर आपके छोटी पर्वत श्रेणियां देखने को मिलती है, जिन पर आपके बर्फ सभी पर जमी हुई नहीं मिलती है। ठीक है, ये आपके मुख्य श्रृंखला। अब देखो जो मुख्य हिमालय पर्वतमाला है, वहां से जो नदियां उद्गम होती है, उन नदियों के द्वारा लाए गए असंपीड़ित अवसाद से निर्मित हुआ है। ये जो शिवालिक श्रेणी है वो सबसे बाद में निर्मित हुई पर्वत श्रेणी है। और ये यहाँ पर जो मुख्य श्रृंखला है वहां से लाकर अवसादों का जमाव किया गया था, और उन अवसादों के जमाव से इस शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। ठीक है, वो उसको निर्माण होने में देखो कोई ऐसा नहीं है कि भाई अवसाद लाने से आपके साल 2 साल में निर्माण हो गया। इसमें सैकड़ों सालों का समय लगता है, हजारों सालों भी लग जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर आपके विशेषता पाई जाती है कि स्थलाकृति जिसे दून कहते हैं। दून दून क्या होते हैं? दून देखिएगा क्या होता है कि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में एक लंबवत घाटी है। लघु हिमालय और एक आपके आ जाता है शिवालिक हिमालय, इन दोनों के बीच की जो लंबवत घाटी है उसको दून कहते हैं। और उन दून वाले स्थानों पर आपके कुछ शहर बसे हुए हैं जिनके नाम के पीछे ही दून रखे होते हैं, जैसे आपके देहरादून, कोटली दून,
पाटली दून, ये प्रमुख दून है जो इसे लंबवत घाटी के अंदर बसे हुए शहर हैं। ये एक देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सारे के सारे उत्तराखंड के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से आपके शिवालिक से आगे बढ़ेंगे, ये तो शिवालिक और आपके लघु हिमालय के बीच में है। जब शिवालिक से आप मैदानी प्रदेशों की ओर जाते हैं तो वहां पर आपको द्वार देखने को मिलते हैं। द्वार कहां मिलते हैं? शिवालिक से मैदानी क्षेत्रों की ओर जाते हैं, जैसे आपका हरिद्वार। ये हरिद्वार के ये क्या होते हैं? इनमें आपके क्या होते हैं कि ये जो द्वार है उसमें आपके जगह जगह कंकड़ पत्थरों के जमाव देखने को मिलते हैं जो नदियों के द्वारा लाए गए होते हैं। ठीक है, तो दून और द्वार कौन सी किसकी विशेषता है? अगर आपसे पूछे कि दून और द्वार हिमालय की किस श्रेणी की विशेषता है, तो वह है हिमालय श्रेणी की विशेषता। दून में कौन से आते हैं? कोटली दून, पाटली दून, देहरादून। द्वार में कौन सा आता है? हरिद्वार। अब देखो, ये तो हमने विभाजन कर दिया था हिमालय का भाई आपके समांतर क्रम, यानी कि जो आपके हिमालय की जो आपके उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन किया। अब हम विभाजन करेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर। अब पश्चिम से पूर्व की ओर कैसे करेंगे? क्षेत्रों के आधार पर हिमालय का विभाजन, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर। और यह विभाजन किया जाता है नदियों के आधार पर। यह विभाजन किस आधार पर? यह विभाजन होता है नदियों के आधार पर इसका विभाजन करते हैं, यानी कि इसका देशांतरीय विभाजन। यानी कि इस प्रकार से जो ये देशांतर रेखाएं पाई जाती है ना, इन देशांतरीय रेखाओं के आधार पर इसका विभाजन किया जाता है, जिसमें हम नदियों के आधार पर इसका विभाजन करेंगे। और ये विभाजन देने वाले देखो एक विद्वान वे हैं जिसका नाम है सिडनी बुर्रार्ड। ये विभाजन किसके द्वारा दिया गया? ये विद्वान सिडनी बुर्रार्ड नामक एक विद्वान हुए, उन्होंने दिया है। सिडनी बुर्रार्ड द्वारा दिया गया वर्गीकरण है, जिसमें हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली 5 प्रमुख नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा है। 5 नदियां कौन सी है? 5 नदियां हैं सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और दिहांग नदी, जिसे आप ब्रह्मपुत्र नदी भी कह सकते हैं। दिहांग नदी को क्या कह सकते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी। हमने आपको बताया ना कभी, सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक हिमालय का विस्तार है। अब इसमें से 5 नदियों के द्वारा 4 भागों में बांटा है। जैसे सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के बीच का हिमालय का जितना भी भाग है, चाहे वो लद्दाख श्रेणी का हो, जास्कर का हो, शिवालिक का हो, पीर पंजाल, धौलाधर, कोई सी भी श्रेणी का हो, लेकिन वो सिंधु नदी और सतलज नदियों के बीच में अगर भाग आता है तो उसे कहा जाता है पंजाब हिमालय। क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय, या फिर उसे कह सकते हैं आप कश्मीर हिमालय भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे आप दूसरा नाम कश्मीर हिमालय भी दे सकते हैं, कश्मीर हिमालय। फिर आपके सतलज नदी से लेकर काली नदी, काली नदी देखो उत्तराखंड वाले क्षेत्र में भारत और नेपाल की सीमा पर प्रवाहित होती है। इनके बीच में जो हिमालय का विस्तार है उसे आपके कहा जाता है कुमाऊं हिमालय। अब देखो कुमाऊं हिमालय में, अब देखो सतलज और काली नदियों के बीच का भाग आना चाहिए। अब चाहे वो जास्कर श्रेणी का हो, पीर पंजाल का हो, धौलाधर का हो, चाहे शिवालिक श्रेणी का हो, कोई सी भी श्रेणी हो, जो भी इसमें इन दोनों नदियों के बीच में आएगी वो कुमाऊं हिमालय कहलाएगा। इसी प्रकार से काली नदी से लेकर आपके तीस्ता नदी, जो कि सिक्किम वाले क्षेत्र से निकलती है, इनके बीच का भाग आ जाता है आपके नेपाल हिमालय, जिसका अधिकांश विस्तार नेपाल में रहता है। फिर आपके तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी के बीच का भाग आता है, उसे कहा जाता है असम हिमालय, जो असम और अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो देखो पंजाब हिमालय का है, पंजाब हिमालय सतलुज और सिंधु नदी के बीच का भाग है, जिसका विस्तार कहां पर रहता है? इस पंजाब हिमालय का विस्तार आपको कहां देखने को मिलता है? ये आपके जम्मू कश्मीर। कहां पर मिलता है इसका विस्तार? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, और एक भाग आ जाता है इसका हिमाचल प्रदेश। इन क्षेत्रों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। यहां पर इसका अन्य नाम क्या मिलता है? इसे कश्मीर हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, इन दो नदियों के बीच में, सिंधु और सतलज के बीच में। अगला कौन सा आता है? कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय का विस्तार आपके काली और ये आपके सतलज नदियों के बीच में, सतलुज और काली नदियों के बीच में है। और इस कुमाऊं हिमालय का विस्तार आपको मिलता है विशेषतया उत्तराखंड वाले भाग में। कौन से भाग में? उत्तराखंड वाले भाग में इसका विस्तार देखने को मिलता है। फिर अगला हिमालय कौन सा आता है? नेपाल हिमालय, जो काली और तीस्ता नदियों के बीच में विस्तृत है। इसमें इसका विस्तार देखने को मिलता है नेपाल में, यानी कि सबसे ऊंची पर्वत चोटियां यहीं पर मिलती है, जैसे माउंट एवरेस्ट है, मक्कालू है, धौलागिरी है, ये सारी ऊंची पर्वत चोटियां इसमें मिलती है, जो काली और तीस्ता के बीच में, नेपाल देश के अंतर्गत। अगला आता है असम हिमालय, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में, और इसका विस्तार आपके सिक्किम, पश्चिम बंगाल,
अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों में विस्तार देखने को मिलता है, जो कि आपके असम, आपके तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में। हाँ, सिक्किम का कुछ भाग आपके नेपाल हिमालय का विस्तार भी कुछ सिक्किम के अंतर्गत आता है, जो तीस्ता नदी के पूर्व में अवस्थित है। तीस्ता नदी के पूर्व में अवस्थित सिक्किम का भाग है, वो तो आता है असम हिमालय के अंतर्गत, और जो सिक्किम का तीस्ता नदी के पश्चिम की तरफ भाग है वो नेपाल हिमालय में आता है। ठीक है, अब देखो पूर्वांचल, अब देखो हिमालय का विस्तार कहां तक हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी तक हो गया। अब देखो, आपने देखा था कि भाई हिमालय का विस्तार कहां है, इस प्रकार से एक चापाकार आकृति में हिमालय फैला हुआ है, कहां से कहां तक, तो यहां से आप देखते हैं कि भाई जो ये इस प्रकार से जो आपका विस्तार है आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला भाग, ठीक है, यहां से इस प्रकार से आपका हिमालय विस्तार है। ठीक है, फिर यहां से आप देखते हैं कि भाई कहां तक विस्तृत है, असम अरुणाचल प्रदेश तक, असम और अरुणाचल प्रदेश तक, यानी कि ये इस प्रकार से आपका भाग है भारत का, उत्तरी भाग, उत्तरी भारत कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो भारत है, इस भारत में हिमालय का विस्तार कहां पर है, हिमालय आपके कुछ इस प्रकार से फैला हुआ है। ठीक है, जो जब हिमालय इस प्रकार से फैला हुआ है, तो यहां से जो ये ब्रह्मपुत्र नदी जा रही है, ये ब्रह्मपुत्र नदी का मोड़ है, ये क्या है, ये आपके ब्रह्मपुत्र, या इसे कहा जाता है दिहांग नदी। इस दिहांग नदी का जो ये मोड़ है, ये दिहांग नदी के मोड़ से हिमालय में कुछ आपके वलन पड़ता है, हिमालय में भी कुछ मोड़ पड़ जाता है। अब देखो यहां तक तो हिमालय का विस्तार क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। यहां पर क्या है, हिमालय का विस्तार, हिमालय का विस्तार यहां तक तो पश्चिम से पूर्व की ओर है। अब जैसे ही आपका ये जो मोड़ पड़ता है यहां पर, इस मोड़ के बाद में हिमालय अचानक से मोड़ लेता है दक्षिणी की ओर, हिमालय का विस्तार अचानक से दक्षिणी की ओर हो जाता है। यानी कि पहले तो ये से चापाकार आकृति में फैला था, लेकिन आपके ब्रह्मपुत्र नदी के बाद में हिमालय अचानक से इसे मोड़ बनाते हुए दक्षिण की ओर विस्तार करता है, जो कि छोटी छोटी पहाड़ियों और पहाड़ों के रूप में। यहां तक तो जो मुख्य श्रृंखला थी जो चापाकार आकृति में है, सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक, ये तो आपके एक सतत श्रृंखला है जो मुख्य हिमालय की श्रेणी है। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी के बाद में हिमालय ऐसे था, ये अचानक से यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी आती है, ब्रह्मपुत्र के बाद में ऐसे मोड़ आ जाता है और सीधा हिमालय का विस्तार दक्षिण की ओर हो जाता है। और दक्षिण की ओर जो ये पूर्वोत्तर के राज्य हैं, चाहे आपका असम है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, इनमें आपके छोटी छोटी पहाड़ियों और पहाड़ों के रूप में विस्तार पाया जाता है। और ये पहाड़ियां सारे के सारे पूर्वोत्तर के राज्यों में फैली हुई है। अब देखिएगा, ये सभी के सभी किससे बनी हुई है, ये आपके बलुआ पत्थरों से बनी हुई है, जो कि अवसादी चट्टानें कहलाती है। अब यहां पर हिमालय का विस्तार किससे था, ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ था, और कुछ भाग आपके कायांतरित चट्टानों से बना हुआ था। लेकिन जो ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हैं, ये मजबूत बलुआ पत्थरों से बनी हुई है, जो कि अवसादी चट्टानें हैं, और ये घने जंगलों से ढकी हुई है। जो आपके महान हिमालय था वो बर्फ से ढका हुआ था, और ये जो पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हैं, जिन्हें पूर्वांचल की पहाड़ियां कहते हैं, ये पहाड़ियां आपके घने जंगलों से ढकी हुई है। अब ये पहाड़ियां कौन कौन सी है, तो देखिएगा, इनमें देखो समांतर श्रृंखलाओं में घाटियों के रूप में फैला हुआ भाग है, भाई पहाड़ियां हैं, घाटियां फैली हुई है यहाँ पर। अब यहाँ पर पूर्वांचल की कुछ पहाड़ियां हैं, जैसे पटकई पहाड़ियां, ये कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। नागा पहाड़ियां नागालैंड में है, मणिपुर पहाड़ियां मणिपुर में है, मिजो पहाड़ियां मिजोरम में है। तो इस प्रकार से ये इसकी कुछ पहाड़ियां पाई जाती है। अब इसमें एक बात याद रखना, गारो, खासी और जयंतिया तीन पहाड़ियां हैं जो मेघालय में है। ये पहाड़ियां हिमालय की नहीं है, ये पहाड़ियां आती है आपके जो आपके प्रायद्वीपीय पठारी भाग है उसकी कुछ पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया, जो मेघालय में आती है, ये प्रायद्वीपीय पठार की पहाड़ियां। ठीक है, ये याद रखना। हिमालय की कौन सी है, पटकई, नागा, मणिपुर और मिजो पहाड़ियां। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो फिनिश होता है, जिसका लर्निंग आउटकम्स रहा, यानी कि आपने इसमें क्या सीखा है। तो आपने इस वीडियो के दौरान सीखा है कि भाई जो भारत का जो हिमालय पर्वत श्रेणी है, इस हिमालय पर्वत श्रेणी की विशेषताएं क्या है, इसकी अवस्थिति कहां पर है, और इसका विस्तार कहां कहां पर है, कहां कहां पर फैला हुआ है। तो इस प्रकार से आपने इस हिमालय पर्वतमाला को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है और सीखा है। उम्मीद करता हूं आपने अच्छे से समझ लिया है, तो आप सवालों के जवाब भी आसानी से देंगे। तो पहला सवाल आपका आता है स्क्रीन पर। सवाल नंबर 1 है, भारत में कौन सा भू आकृतिक सबसे सबसे स्थिर भूखंडों में से एक माना जाता है। भारत में कौन सी भू आकृति, भारत में बहुत सी भू आकृतियां हैं, उनमें से किस भू आकृति को आप सबसे स्थिर भूखंड मानते हो। सबसे स्थिर यानी कि जो सबसे स्थिर है, यानी कि जहां पर भूकंप और ज्वालामुखी की घटनाएं सबसे कम देखने को मिलती है, हिमालय,
उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार या फिर भारतीय रेगिस्तान। तो देखिएगा मैंने आपको बताया कि भाई सबसे ए स्थिर तो मैंने आपको यहां पर बताया कि हिमालय है, यह तो क्या है, एक ए स्थिर भाग है। लेकिन सबसे स्थिर की बात आती है तो हमने लास्ट वीडियो में चर्चा की कि जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है यह भारत का सबसे स्थिर भाग है। जब आपके सबसे स्थिर भाग है, प्रायद्वीपीय पठार क्या है, भारत का सबसे स्थिर भाग है, अर्थात यहां पर भूकंप जैसी घटनाएं सबसे कम देखने को मिलती है, जबकि हिमालय में सबसे अधिक ऐसी भूकंपीय घटनाएं मिलती है। इसीलिए हिमालय क्या है, एक भारत का सबसे स्थिर भाग है। अगला सवाल, पीर पंजाल पर्वतमाला हिमालय प्रभाग का हिस्सा है। किस हिमालय प्रभाग का हिस्सा? पीर पंजाल पर्वतमाला किस हिमालय प्रभाग का हिस्सा है? यानी कि जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी हमने देखी, ये हिमालय की कौन सी पर्वत श्रृंखला का भाग है? देखो आपने महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय पढ़ा है, कौन से का है भाई? महान हिमालय का, लघु हिमालय का, शिवालिक का या फिर पूर्वांचल का? ये चारों भाग हिमालय के हैं। पीर पंजाल किसका भाग है? तो पीर पंजाल आता है आपके लघु हिमालय का। देखो महान हिमालय के कौन कौन से भाग आते हैं? तो महान हिमालय में एक तो आती है जोस्कर श्रेणी और एक श्रेणी आती है लद्दाख श्रेणी। ठीक है, जोस्कर वे लद्दाख श्रेणियां। लघु हिमालय में कौन सी आती है? लघु हिमालय में एक तो पीर पंजाल है। कौन सी श्रेणी आती है भाई? पीर पंजाल। एक आती है आपके धौलाधर। देखो याद रखना, धौलाधर तो पर्वत श्रेणी है, लेकिन धौलागिरी एक पर्वतमाला, पर्वत चोटी है धौलागिरी, जो कि नेपाल में आती है। ठीक है, और एक आती है इसमें महाभारत श्रेणी। शिवालिक में एक शिवालिक ही है, शिवालिक में ज्यादा श्रेणियां नहीं है, शिवालिक एक ही श्रेणी है। पूर्वांचल में देखो आपके पहाड़ियां हैं, जैसे पटकई पहाड़ियां, नागा पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियां और मणिपुर पहाड़ियां। ये किस में आती है? ये आ जाती है आपकी इसमें पूर्वांचल में। तो ये हिमालय की जो मुख्य श्रेणियां है और इसके आपके कुछ उसमें श्रृंखलाएं और पहाड़ियां हैं। अगला सवाल, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग किस नाम से जाना जाता है? आपने हिमालय का जो क्षेत्रीय वर्गीकरण किया था, जो पश्चिम से पूर्व की ओर नदियों के आधार पर, उसमें आपको बताना है कि जो सतलुज और काली नदियों के बीच का भाग है उसे किस नाम से जाना जाता है? पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय या फिर असम हिमालय? अब देखिएगा आंसर क्या होगा। अब पंजाब हिमालय कौन सी नदियों के बीच में है? तो पंजाब हिमालय याद आ रहा होगा आपको, पंजाब हिमालय है सिंधु और सतलज के बीच में। किसके बीच में है? सिंधु वे सतलुज के मध्य में स्थित भाग है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पंजाब हिमालय। आपको पूछा है सतलुज और काली। अब कुमाऊं हिमालय आता है आपका सतलुज वे काली के मध्य, सतलुज वे काली के मध्य का भाग क्या कहलाता है? कुमाऊं हिमालय। और यही आपका राइट आंसर होगा, सतलुज काली का ही पूछा है। आगे नेपाल हिमालय है, तो नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के मध्य है। किसके मध्य भाई? काली वे तीस्ता नदियों के मध्य का भाग नेपाल हिमालय। असम हिमालय ये तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच का भाग क्या कहलाता है? असम हिमालय कहलाता है। दिहांग को आप ब्रह्मपुत्र भी कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बे राइट होगा, कुमाऊं हिमालय जो सतलुज और काली नदियों के बीच का भाग है। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और अगर अच्छा लगा है, पसंद आया है, आपके ज्ञान वर्धि में सहायता मिली है, आपको भूगोल को समझने में आसानी है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहना। हम मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सभी का धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मस्त रहें।